भारतीय राज्य ने असहमति को दबाने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए के तहत संहिताबद्ध राजद्रोह के औपनिवेशिक अपराध का अक्सर इस्तेमाल किया है। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसजी वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ मामले में राज्य और केंद्र सरकारों को धारा 124 ए के तहत नई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और दंडात्मक उपाय करने से परहेज करने के लिए कहा, जबकि केंद्र ने कहा कि वो इस प्रावधान पर पुनर्विचार करेगा। जब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2024 में लागू हुई, तो संसद ने प्रभावी रूप से धारा 124 ए की जगह धारा 152 का प्रावधान कर दिया और न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया। ये राजद्रोह का ही नया रूप था। फरवरी 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि 2022 में केंद्र द्वारा इस प्रावधान की समीक्षा करने का वादा संसद को बाध्य नहीं कर सकता। अदालतों पर दबाव कम करने के साथ-साथ देश को बीएनएस युग में प्रवेश कराने के लिए 21 मई 2026 को शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी आरोपी व्यक्ति को कोई आपत्ति न हो, तो अदालतें धारा 124 ए से जुड़े मामलों पर आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि आरोपी से इस तरह की सहमति जबरदस्ती हासिल की जा सकती है, खासकर उनके पास मजबूत कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध न होने की स्थिति में, क्योंकि जेल में बंद व्यक्तियों के लिए इसका विकल्प अनिश्चितकालीन देरी है। ये असल में बुरे और उससे भी बदतर नतीजों के बीच एक मजबूरी वाला विकल्प है। चूंकि 2022 के स्थगन आदेश ने संवैधानिक चुनौती लंबित रहने तक धारा 124 ए के इस्तेमाल को रोक दिया था, लिहाजा ये साफ नहीं है कि जहां इनकार करने से लंबी देरी हो सकती है, वहां मुकदमे के लिए आरोपी व्यक्ति की सहमति कितनी सार्थक हो सकती है। एसजी वोम्बटकेरे ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार लोगों को जमानत के लिए आवेदन करने का भी प्रावधान रखा था। इसका अर्थ ये था कि लंबित मुकदमों के लिए कार्यवाही को बहाल करने के बजाय आजादी प्रदान करना ही इच्छित उपाय है। मई में जारी स्पष्टीकरण उल्टी दिशा में जाता है और ये उस जमानत ही नियम है के सिद्धांत के उलट भी है, जिसे अदालत ने हाल ही में सैयद इफ्तिखार अंद्राबी मामले में पुष्ट किया था। अगर अदालत स्वायत्तता को संरक्षित रखना चाहती थी, तो उसे जमानत की अनुमानित संभावना के साथ कार्यवाही जारी रखने का प्रावधान करना चाहिए था। साल 2022 में दिए गए स्थगन आदेश का उद्देश्य अभिव्यक्ति की आजादी पर पड़ने वाले राजद्रोह के आरोप के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना भी था। अब धनी या राजनीतिक रसूख वाले आरोपी व्यक्ति तो लंबी कानूनी कार्यवाही के जरिए जमानत हासिल कर सकते हैं और जेल के बाहर रहकर कार्यवाही पूरी होने का इंतजार कर सकते हैं, जबकि जमानत हासिल करने में असमर्थ गरीब कैदियों को सिर्फ फैसला पाने के लिए ही सही, मुकदमे के लिए सहमति देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नतीजतन आजादी कानूनी सिद्धांतों के बजाय मुकदमा करने की क्षमता पर निर्भर हो सकती है। अंत में, अगर राज्य को ये पता है कि संवैधानिक रूप से विवादित अपराधों से जुड़े मामले आरोपी व्यक्तियों के कारावास में रहने के दौरान अधर में लटके रह सकते हैं, तो दुर्भावनापूर्ण राजकीय प्राधिकारियों के लिए अंतर्निहित अनिश्चितता को शीघ्रता से हल न करने का एक विकृत प्रोत्साहन होता है। राजद्रोह को दंडनीय अपराध के रूप में संवैधानिक रूप से मान्य माना जाए या नहीं, इसका एक बार और हमेशा के लिए निर्धारण करने के बजाय शीर्ष अदालत ने ये भार आरोपी पर डाल दिया है और अपने खुद के कर्तव्यों का पालन करने से इनकार कर दिया है।